नमस्कार मित्रों, गुरुकुल की इस व्याख्यान माला में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र आपके सामने मृच्छकटिकम का पंचम अंक लेकर के उपस्थित हूँ। मृच्छकटिकम के पंचम अंक की समस्त संरचना, उसके कथानक के क्रम को समझने के बाद कि किस समय कौन आते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि पौर्वापर्य, उनको जानने के बाद अब हम मृच्छकटिकम की कथा को जानने की कोशिश करते हैं कि मृच्छकटिकम के पंचम अंक की कथा को कि कैसे डेवलप होता है, कहाँ एंड होता है। तो जैसा इसे छोटी छोटी सूचना हम ये जानते हैं कि अंक का प्रारंभ चारुदत्त के द्वारा वर्षा ऋतु और वर्षा के वर्णन से प्रारंभ होता है। हम इस अंक में वसंत सेना के अभिसरण का वर्णन पाते हैं और जिस अभिसरण की हम चर्चा करते हैं, प्रिया वर्षा के मौसम में अपनी प्रेमिका से एक तरह से कह सकते हैं कि गुपचुप मिलने के लिए, एकांत में मिलने के लिए जब जाती है तो उस एकांत मिलन को अभिसरण कहते हैं। संस्कृत साहित्य में इस अभिसार के प्रसंग हमें भरे पड़े मिलते हैं। घोर बारिश हो रही है, घनघोर, जिसको मूसलाधार बारिश कहते हैं, मूसलाधार बारिश हो रही है, बिजलियां चमक रही हैं, मेघ की गर्जना एकदम जोरों से है। और यही मौसम जो होता है, जिसको सामान्य प्रणय परंपरा में प्रणयी जनों के लिए यही वो समय होता है जिसमें अभिसार किया जाता है। और यही कारण है कि आप संस्कृत साहित्य में पाएंगे कि जब भी कभी प्रणय पर आधारित किसी काव्य या किसी नाटक की रचना होती है तो उसमें न चाहते हुए भी किसी न किसी रूप में प्रेमी और प्रेमिका को एक साथ लाने के लिए वर्षा ऋतु की सृष्टि की जाती है। ये आप भारतीय चलचित्र जगत में भी इस परंपरा को आप पाते होंगे। और ये परंपरा यही अपनी प्राचीन जो साहित्य है उस प्राचीन साहित्य से उठा करके प्रस्तुत की जाने वाली परंपराएं हैं। महाकवि कालिदास ने मेघदूतम में इसको समझाते हुए कहा है, देखिए कि जब मैंने कहा कि वर्षा ऋतु प्रणयिनियों के लिए अभिसरण का सर्वाधिक उपयुक्त समय माना जाता है, तो क्यों? तो कालिदास इस पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं मेघदूतम में शायद तीसरा पद्य है कि मेघालोके भवति सुखिनोप्यन्यथा वृत्ति चेतः कंठाश्लेष प्रणयिनी जने किम पुनर्दूर संस्थे। कि मेघालोके भवति सुखिनः या भवति सुखिनोप्यन्यथा वृत्ति चेतः, कि मेघ के दिखाई पड़ने पर अर्थात वर्षा ऋतु के आ जाने पर सुखी व्यक्ति का भी जो चित्त है वो किसी और दुनिया में भ्रमण करने लगता है, भटकने लगता है। चित्त की वृत्ति जो है वो भिन्न प्रकार की हो जाती है, अर्थात काम भावना से ग्रस्त हो जाती है, प्रेम भावना से ग्रस्त हो जाती है। ये सामान्य है। अब कितना सुंदर वहां पर है कि अन्य, अब यहां पर जो सुखी व्यक्ति है, ये सुखी व्यक्ति वो नहीं होते कि जहां जो धन दौलत गाड़ी घोड़े वाले होते हैं और जिनको जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं। इस विशेष कॉन्टेक्स्ट में सुखी व्यक्ति उनको कहते हैं जो अपनी पत्नी के साथ हो, अर्थात बारिश के मौसम में अगर पत्नी के साथ पति हैं, दोनों एक साथ हैं, तो पति वहां पर सुखी हो। तो पत्नी के साथ रहने पर भी यदि बारिश का मौसम आ जाता है तो चित्त जो है वो भिन्न प्रकार का व्यवहार करने लगती है, अर्थात प्रिया मिलन की अभिलाषा बढ़ जाती है। वो इसलिए कि वहां पर जो उद्दीपन भाव है वो वर्षा ऋतु है। यहां पर भी स्त्रियों के लिए, प्रेमिकाओं के लिए, अपनी प्रिया से मिलने के लिए महाकवि जो शूद्रक तथा कथित जो नाटककार हैं मृच्छकटिकम के, उन्होंने एक उपयुक्त अवसर यहां पर उपस्थित किया है। उसके बाद हम देखते हैं कि विदूषक चारुदत्त के पास आकर सायंकाल जो है वो वसंत सेना के आगमन की सूचना देता है। विदूषक आता है वसंत सेना के घर से, और वसंत सेना से चूंकि पहले ये निकला हुआ है तो इसलिए पहले पहुंचता है चारुदत्त के पास और आकर के ये पहले ही से ये सूचना उसको देता है कि वसंत सेना आने वाली है, वसंत सेना आज शाम में आ रही है। अब देखिए कई रूप इसके हो सकते हैं। एक तो प्रेमी हृदय की जो अब कल्पनाएं हैं वो अलग अलग प्रकार से सोचेगी कि अपने प्रिया का स्वागत कैसे करूं,
एक ये भी भाव है। दूसरा भाव यह है कि अच्छा आज प्रिया घर आ रही है तो उनके लिए कैसा ऐसा वातावरण उत्पन्न करूं कि जो उसके अनुकूल हो। मतलब एक प्रकार से यह सूचना आवश्यक है प्रेमी मन को आश्वस्त करने के लिए। वसंत सेना का जो चेट है वो भी आकर के सूचना देता है कि वसंत सेना आ रही है। दैट मीन्स कंफर्मेशन है कि वसंत सेना आ रही है या आने वाली है। विट, चेटी और वसंत सेना जो ये तीनों निकलते हैं तीनों चारुदत्त के घर के लिए। वसंत सेना अकेले गमन नहीं कर रही, तो उसके साथ एक विट है और उसकी दासी जो शुरू से ही ऑल द टाइम आपने फोर्थ एक्ट में भी देखा होगा, जो चेटी है वो चेटी उसके साथ चलती है, चारुदत्त के घर की ओर आते हुए दिखाई देते हैं। यानी दूसरे शब्दों में अगर आप उसको कैमरे की दृष्टि से देखें तो आपको दिखाया जाएगा कि वसंत सेना राजमार्ग पर मूव करती हुई आ रही है। घटना की दृष्टि से है जो संवादों के माध्यम से हम वहां समझेंगे कि वसंत सेना राजमार्ग पर चल रही है, संवाद हो रहे हैं। और दोनों क्या है कि वो भी वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए चलते हैं। अब देखिए मित्रों, जो वर्षा ऋतु के जो वर्णन आदि हैं, अगर विक्रमोर्वशीयम के चतुर्थ अंक में जाकर के जाए, जब पुरुरवा उर्वशी को ढूंढता है तो उसी समय बारिश की बूंदें उनके शरीर पे पड़ती है, तो वह प्रिया मिलन और प्रिया को ढूंढने में इतना निमग्न है कि उस बारिश के बूंदों का वर्णन वो तीर से करते हैं कि तीर की तरह मानो ये चुभता है ये जो वर्षा की जो बूंदें हैं। अस्तु, तो बहुत अलग अलग प्रिया जो है प्रेमी और प्रेमिका उस वर्षा ऋतु को भी एक अलग दृष्टि से देखते हैं। हर व्यक्ति, किसान उसको अपनी दृष्टि से देखेगा, सामान्य घर में रहने वाले जो मौसम विशेषज्ञ है उस वर्षा ऋतु को उस ढंग से देखेगा। हम आप सामान्य प्राणी ऐसे होते हैं जो बालकनी में या अपने घर के चौखट के पास बैठ करके वो वर्षा की बूंदों या फुहार का आनंद लेते हैं। तो जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी वाली स्थिति होती है कि उस वर्षा ऋतु का स्वागत, उस वर्षा ऋतु की उपयोगिता, उसको हम अपने अपने ढंग से लेते हैं। लेकिन प्रेमी और प्रेमिका के जो है ये के लिए ये वर्षा ऋतु जो है वो विशुद्ध रूप से मिलन का एक समय है। तो वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए चल रहे हैं। घर के समीप आकर के वसंत सेना को विदूषक मिलता है, अर्थात पहले से ही विदूषक शायद उसके स्वागत के लिए खड़ा हो या कोई और बहाना हो। और जैसे विदूषक मिलता है वहीं से वसंत सेना विट को कह देती है कि अब तुम चले जाओ। यानी दूसरे शब्दों में अब केवल 5 पात्र हमारे सामने रह गए, चारुदत्त, मैत्रेय का जो चारुदत्त का जो चेट है और चेटी और वसंत सेना। तो मंच पर अब केवल 5 चरित्र हम रहेंगे। इसके पश्चात क्या होता है कि वसंत सेना विदूषक के साथ गृहवाटिका में प्रवेश करती है। गृहवाटिका से मतलब है कि अभी डायरेक्ट घर नहीं, अभी गार्डन में डायरेक्ट जो है वसंत सेना वो प्रवेश करती है। वसंत से गार्डन में ही मिलना होगा। चारुदत्त उसका स्वागत करता है। वसंत सेना की चेटी विदूषक से कहती है कि मेरी स्वामिनी उस रत्नावली का मूल्य पूछने आई है। देखिए, यह संवाद पूरी तरह से अब अलग रूप ग्रहण कर रहा है। इससे पूर्व हम क्या जानते हैं कि जब वसंत सेना के घर से विदूषक आता है चारुदत्त के पास, तो चारुदत्त उसे रत्नावली आदि के विषय में पूछता है कि तुमने रत्नावली दे दी ना, अर्थात रत्नावली जो आभूषण है वो वसंत सेना को उसके सुवर्ण आभूषण के बदले में सौंप तो दिया ना। तो उनकी ये चिंता है कि वो है कि नहीं। और वसंत सेना अ टाइप ऑफ टीजर जिसे कहते हैं कि अपने उस प्रेमी के हृदय को तड़पाने के लिए या छेड़ने के लिए या टीज करने के लिए, उनके साथ हास्य, उनके साथ हंसी मजाक करने के लिए, उनको एक सस्पेंस में डालने के लिए एक नया ट्विस्ट देती है और चेटी के मुंह से उस रत्नावली का मूल्य पूछना शुरू करवा देती है कि भाई वसंत सेना तो केवल ये पूछने आई है कि उस रत्नावली का मूल्य क्या है, क्योंकि आपने जो उसे दिया था, ये हमारी जो वसंत सेना है ये जुए में हार गई है, तो उसके बदले जो है वो सुवर्ण भांड ले लीजिए। अब देखिए दोनों की स्थिति, हमने चतुर्थ अंक में जाना था कि शर्विलक ने द वेरी सेम, जो आप कह सकते हैं कि जो सुवर्ण भांड है जो मैत्रेय के हाथ से चारुदत्त के घर में सेंध लगा करके इसने चुराया था, वो आज इट इज उसी तरह वो उसने वसंत सेना को दे दिया।
चारुदत्त इधर समझ रहा है कि भाई मेरे घर से तो वो चीजें चोरी चली गई, अब मैं वसंत सेना को कैसे वो सुवर्णाभूषण लौटाऊंगा, तो उसके बदले में वो रत्नावली भेज देता है कि भाई ऐसे ऐसे ये बातें हो गई। ठीक उसी तरह से ये उल्टा उससे अब मतलब ठीक उसी लहजे में वसंत सेना चारुदत्त को उसके उस रत्नावली को एक तरह से कह सकते हैं कि लौटाने के लिए आई हो, या सुवर्ण भांड लौटाने के लिए आया हो। क्यों? क्योंकि रत्नावली को जुए में हार गई है और उसके बदले में ये सुवर्ण भांड जो है आप ले लें और हमारी जो मालकिन वसंत सेना है उनको मुक्त करें। अब जैसे ही सुवर्ण भांड, वो सुवर्ण पात्र चेटी आगे बढ़ाती है तो उसको देखकर स्वाभाविक है स्तब्ध रह जाएगा सभी, क्योंकि चारुदत्त की दृष्टि में तो उसकी चोरी हो गई है। वसंत मैत्रेय भी, विदूषक भी समझ रहा है कि भाई उसके हाथ से किसी चोर ने चुरा लिया है, लेकिन ये तो आभूषण वसंत सेना के घर से ही निकल रहा है। तो ये एक सभी आश्चर्यचकित होते हैं और साथ ही सबको प्रसन्नता भी होती है, हर्ष से आलोक पुलकाकुल होते हैं सभी। और कुछ समय पश्चात वर्षा के कारण चारुदत्त और वसंत सेना फिर घर में आ जाते, चूंकि बाहर बारिश हो रही है तो ये लोग घर आ जाते हैं। और जैसे मैंने सूचना दी है कि चूंकि देर रात तक दोनों के बीच में संवाद चलते हैं, अर्धरात्रि तक दोनों के बीच में संवाद चलते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि वसंत सेना रात्रि विश्राम चारुदत्त के घर करती है। तो मित्रों, ये इसकी कहानी है। तो हमने एक भूमिका आप लोगों के सामने कहानी के माध्यम से रखी है। अब हम इसके टेक्स्ट को अक्षरशः एक एक शब्द के साथ चलेंगे। जहां आवश्यक होगा वहां पर कमेंट होंगे, जहां आवश्यक नहीं होगा वहां पे हो सकता है कि पद्य और संवाद को भी हम स्किप करते चलें, ताकि अपनी मूल भावना जो मृच्छकटिकम की है हम लोग उसे समझ सकें। अब जैसा इसका अगर हम टेक्स्ट लें तो देखेंगे कि ततः प्रविशति चेटी, चेटी प्रवेश करती है। ठीक है, दूसरे शब्दों में मंच पर, ये पूरा का पूरा जो मंच है, रंगमंच है, अगर आप नाट्य की दृष्टि से थिएट्रिकल वे में अगर इसको समझने की कोशिश करें तो पूरा मंच जो है वो एम्प्टी है, ब्लैंक है, उस पर कोई नहीं है। चेटी प्रवेश करेगी, फाइन। अब चेटी रुकती है या नहीं रुकती है ये हमें आगे के संवाद से पता चलेगा, या उसके प्रवेश करने की आवश्यकता है या उसके प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है, हम इसको भी आगे के संवाद से रिलेट करेंगे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है वो ये कि वहां पर एक और लिखा हुआ है कि ततः प्रविशति आसनस्थः चारुदत्तः। अब ये एक मूल विषय है कि आसन पर स्थित चारुदत्त प्रवेश करता है। मित्रों, जब मैं ये पढ़ाता हूं तो मुझे लगता है कि ये वाक्य जो है वो उचित नहीं है, ये वाक्य में दोष है, ये वाक्य गलत है, क्योंकि आसनस्थः प्रविशति जो है ये अवधारणा ही नहीं बनेगी हमारे लिए। सबसे वहां पर जो अगर वाक्य का संशोधन करें, क्योंकि आसन पर बैठा हुआ व्यक्ति प्रवेश कैसे करेगा, हमें यह कहना चाहिए कि आसनस्थः चारुदत्तः मंचे स्थितः, या आसनस्थः अयं पात्रः मंचे स्थितः, ऐसे रूप में करना चाहिए। क्योंकि आसनस्थः प्रविशति जो है वो संभव नहीं होता। किसी को या तो आप लुढ़का करके आसन पर प्रवेश कीजिए, ये मतलब व्हील वाले चेयर पे ला करके, नहीं, ऐसा होता नहीं है। दूसरे शब्दों में पहले से ही मंच पर विद्यमान रहेगा चारुदत्त या पात्र कोई। ठीक है, ये स्टैब्लिश हो गया कि मंच पर चारुदत्त बैठा है, चारुदत्त अकेला है। ऊर्ध्वम अवलोक्य, वो ऊपर की ओर देखते हुए अब अपने मन की भावना या अपने मन की चीजों को कहेगा कि उन्नमति अकाल दुर्दिनम, कि अकाल जो अचानक आया हुआ ये बारिश है, या ये जो अकाल सदृश जो ये बारिश का मौसम है, वो उन्नमति अर्थात अपने विस्तार को ही दिखा रहा है, उठता जा रहा है। यदि तत्, अब मित्रों एक चीज विशेष ध्यान में देखना है कि यहां लगभग 6 पद्यों में आप पाएंगे कि लगभग और लगभग 6 पद्यों में पूरे उस बारिश का वर्णन, उस वर्षा ऋतु का वर्णन यहां पर प्राप्त होता है हमें। हम इससे पहले इन 6 पद्यों को पढ़ें, हम यह एक स्थापित करें कि क्या
इसका संबंध इस नाटक से है? हां, वर्षा ऋतु का संबंध नाटक से है, क्योंकि समस्त घटना चक्र उसी वर्षा ऋतु के नेपथ्य में ही परिवर्धित हुआ है, किया गया है। इसलिए यदि वर्षा ऋतु नहीं हो गई तो मैं समझता हूं उस घटना की उपयोगिता जो है वो क्षीण पड़ जाएगी। इसलिए वर्षा ऋतु आवश्यक है। मेरा मूल विषय है यहां पर कि जिस प्रकार वर्षा ऋतु का यहां पे वर्णन है, क्या नाटकीय घटना में उसकी भूमिका है? उसमें मैं कहूंगा कि नहीं। वस्तुतः ऐसे जो प्रसंग होते हैं, ये एक परंपरा होती है जिसमें कवि अपने कवित्व को प्रदर्शित करता है, जिसको हम स्कॉलरशिप कहते हैं, कि वो कितना चीजों को किस किस तरीके से देखा जा सकता है। अभी मैंने पूर्व में चर्चा की है आप लोगों के सामने। तो एक चारुदत्त की दृष्टि से वो वर्षा ऋतु का काल, वो बारिश की बूंदें या वो मेघ या बादल, ये सारे कैसे दिखाई दे रहे हैं, क्या उनकी फीलिंग हो रही है, उस वर्षा ऋतु को लेकर के कवि ने अपने ढंग से वहां पर प्रस्तुत किया है। और पुनः मैं कहूंगा कि ये कोई नई परंपरा नहीं है। आप यदि देखें, मुद्रा राक्षसम के तृतीय अंक को पढ़ें, तृतीय अंक को समझें। जब चंद्रगुप्त मौर्य अपने उस सुगांगा प्रासाद के ऊपर खड़े होकर के वो पूरे पाटलिपुत्र को निहारता है, गंगा दिखाई देती है, शरद ऋतु का मौसम है, तो महाकवि विशाख दत्त ने विशुद्ध शुष्क राजनीतिक परिवेश में एक ऐसी इन चीजों को वहां पर ला करके माहौल को श्रृंगार जन्य बनाने का प्रयोग किया है। यद्यपि पूरी घटना में उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, नाटकीय दृष्टि से उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, रंगमंचीय दृष्टि से उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक उसी प्रकार यहां पर भी ये जो 6 पद्य है, ना तो रंगमंचीय दृष्टि से, ना ही नाटकीय दृष्टि से, नाटक के कथानक की दृष्टि से, नाटक की घटनाओं के परिवर्धन की दृष्टि से हम इस 6 के 6 पद्यों की कोई मतलब विशेष उपयोगिता समझते हैं। यानी 6 के 6 पद्य नहीं भी रखा जाए तो भी हम इस नाटक को उसी एक रोचकता से अनुभव कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा कि कवि अपनी जो कविता करने की कला है उनको यहां पर प्रस्तुत करते हैं, तो उस रूप में यह काव्य बहुत सुंदर बन पड़ा है। तो ये इसके एक पॉजिटिव एंगल निकल के आता है। देखिए पद्य क्या है। आलोकितम गृह शिखंडिभिरुत्कलापैः हंसैर्ययासुभिरपाकृत मुन्मनस्कैः आकालिकम सपति दुर्दिनमंतरिक्षम उत्कंठितस्य हृदयम च समम रुणद्धि। अब ये देखिए, एक आखिर वाक्य जो है उत्कंठितस्य हृदयम समम रुणद्धि, अर्थात जो उत्कंठा से युक्त होता है। उत्कंठा से युक्त से क्या मतलब होता है कि वर्षा ऋतु के प्रभाव के कारण जो उत्कंठा मन में जगी है, तो उसी प्रकार के लिए यह कहता है दुर्दिनम रुणद्धि। उस उत्कंठा को जिस प्रकार हृदय को रोकता है, उत्कंठित के हृदय को रोकता है, उसी प्रकार ये दुर्दिन को रोक रहा है। जब मैं अर्थ में आऊंगा तो इसके भाव को समझाऊंगा। इसी प्रकार दूसरा पद यह है, कॉन्टिन्यूअस है कि मेघो जलार्द्रम महिषोदर भृंग नीलह। अब देखिए, मतलब महिष के पेट की तरह, भैंस के पेट की तरह और भंवरे की तरह जल से युक्त यह जो बादल है वो दिखाई दे रहा है। अब देखिए, मेरे ख्याल से जब आप साहित्य शास्त्र में पढ़ते होंगे आप लोग, मैं उसका विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन जब औचित्य पढ़ते हैं तो औचित्य में क्या होता है कि विषय के अनुरूप, प्रसंग के अनुरूप, काल के अनुरूप, मनोदशा के अनुरूप हम भाव भंगिमा अभिव्यक्त करते हैं। जो अभी स्थिति परिस्थिति बन रही है या बनने वाली है, उसमें अगर इस प्रकार का वर्णन है कि भैंस के पेट के समान और भंवरे के समान जल से युक्त यह मेघ जो है ये नील वर्ण का दिखाई दे रहा है, तो वो एक सोचने का है कि क्या औचित्य है यहां पर ऐसे वर्णन का। फिर कहते विद्युत प्रभारचित पीठ पटोत्तरीय आभाति संहत वलाक गृहीत शंख खम केशवोपर इवाक्रमितुम प्रवृत्त। कृष्ण या भगवान विष्णु की चर्चा आ रही है। अपिच
केशव गात्र श्याम कुटिल बलाकावली रचित शंख विद्युत गुण कौशेयश्च चक्रधर इवोन्नतो मेघ। यहां पे चक्रधर शब्द जो लास्ट जो पंक्ति है उसमें क्र मिसिंग है, तो विद्युत गुण कौशेयश्च चक्रधर इवोन्नतो मेघ। अब मेघ जो है ऐसा उठा हुआ, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मानो भगवान कृष्ण के शरीर की तरह श्याम वर्ण वाला हो। बादल, आकाश में चलने वाले जो बगुलियों की पंक्तियों के द्वारा रचित शंख से युक्त यह मेघ ऐसा प्रतीत हो रहा है मुझे। देखिए, इंडिपेंडेंट डिस्क्रिप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि एनालाइज करें तो बहुत ही सुंदर वर्णन है कि मेघ कैसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन जिस प्रकार के अभिसार की सृष्टि होने वाली है, जिस प्रकार बारिश हो रहा है और एक तरह से कहीं प्रिया मिलन की कोई बातें बनाई जा रही हो, उसमें भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण आदि से उपमा दे करके मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं ये रसभंग का कारण बन सकता है। वैसे अन्य विशेषज्ञ लोग इस पर टिप्पणी करने के लिए मतलब समर्थ हैं, योग्य हैं, लेकिन मैं एक अपना एक ये संदेह और यह एक शंका उत्पन्न कर रहा हूं कि क्या इस प्रकार का जो वर्णन है, वर्णन बहुत ही सुंदर है, लेकिन इस विशेष परिप्रेक्ष्य को ये कॉम्प्लीमेंट करता है कि नहीं। आगे, एता निषिक्त रजतद्रव सन्निकाशा धारा जवेन पतिता जलदोदरेभ्यः विद्युत प्रदीप शिखया क्षण दृष्ट नष्टाश्छिन्ना इवांबर पटस्य दशाः पतंती। ये चौथा पद्य है। संसक्तैरिव चक्रवाक मिथुनैर्हंसः प्रडीनैरिव व्याविद्धैरिव मीन चक्र मकरैर्हर्म्यैरिव प्रोच्छ्रितैः तैस्तैराकृति विस्तरैरनुगतैर्मेघैः समभ्युन्नतैः पत्रच्छेद्यमिवेह भाति गगनम विश्लेषितैर्वायुना। एक चीज जरूर देखिएगा, महाकवि जो हैं, इसमें जो नाटककार हैं, बार बार उन्नतैः शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इससे पहले देखिए शुरू में उन्नमति वाला आ गया प्रयोग, फिर इसमें भी आप देखेंगे कि उन्नत जो है उन्मनस्कैः आदि वाला प्रयोग आ रहा है। इसमें आप पाएंगे कि यहां पर भी जो बार बार उन्नत इवोन्नतो मेघ, इसमें चौथे पद्य में भी उन्नत शब्द आ रहा है। तो पता नहीं, एक लग रहा है पांचवें पद्य में उन्नत शब्द आ रहा है। फिर छठा पद्य देखिए कि एतत् धृतराष्ट्र वक्त्र सदृशम मेघांधकारम नभो हृष्टो गर्जति चाति दर्पित बलो दुर्योधनो वाशिखी अक्षद्यूत जितो युधिष्ठिर इवाध्वानम गतः कोकिलो हंसाः संप्रति पांडवा इव वनादज्ञातचर्याम गता। मतलब जिस प्रकार पांडव लोग वन से किसी अज्ञात वास में चले गए, उसी प्रकार मानो ये बारिश के आने के कारण हंस लोग भी अज्ञात वास में चले गए। तो देखिए, काव्य की दृष्टि से तो बहुत ही सुंदर वर्णन है, मतलब बड़ा ही रोचक है। मैंने प्रश्न ये उत्पन्न किया है कि इस प्रसंग में ये कहां तक इसकी भूमिका आ रही है। और इस पद्य के बाद अचानक उनकी दृष्टि फिर मैत्रेय की ओर जाती है कि मैत्रेय अभी तक नहीं आया है, क्योंकि मैत्रेय गया है वसंत सेना के यहां, वहां से नहीं आया है। तो इस चिंता के मध्य क्या कोई व्यक्ति इस प्रकार का वर्णन निकाल सकता है? मैं उस औचित्य की बात कर रहा हूं, क्योंकि मनुष्य जब चिंता में होता है, ध्यान रखेंगे चिंतनशील नहीं, चिंता में जब किसी अज्ञात संवाद संकेत घटना की प्रतीक्षा में रहता है, उसके अनुकूल और प्रतिकूल होने का विवेचन कर रहा होता है, ऐसे क्षण में इतना सुंदर मेघ का वर्णन, इतना सुंदर वर्षा ऋतु का वर्णन जो है किसी प्रेमी हृदय से संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि इन पद्यों में प्रायशः हम प्रेम का इंजेक्शन यहां पर नहीं देख रहे। अस्तु मित्रों, चलते हैं, अब हम पद्य को एक एक पद्य को आपके सामने प्रेजेंट करते हैं और तदनुसार पहला पद्य जो है, आलोकितम गृह शिखंडिभिः उत्कलापैः, उत्कलापैः गृह शिखंडिभिः आलोकितम। उत्कलापैः, देखिए कलाप जो उठे हुए पंखों वाले, बारिश ऋतु आती है, जो मोर होते हैं वो नेचुरली
अनायास ही उनके जो पंख होते हैं वो फड़फड़ाने लगते हैं और पूरा का पूरा एक दृश्य निर्माण कर देते हैं। तो ऐसे उठे हुए पंखों वाले गृह शिखंडी भी, अब गृह शिखंडी, शिखंडी यहां पे मोर के लिए है, ठीक है, गृह यानी घर के मोर के द्वारा आलोकितम देखे गए, अकाल दुर्दिनम के साथ जा रहा है, यानी अकाल दुर्दिनम उत्कलापैः गृह शिखंडी भी आलोकितम, अर्थात इस अकाल, ये जो अचानक आए हुए जो बारिश है, इस वर्षा ऋतु का जो दर्शन है वो मोरों के द्वारा कर लिया गया है। लेकिन मैं एक विशेष पक्ष पे ले जा रहा हूं, वह है गृह शिखंडी भी है। दूसरे शब्दों में आज हमारे लिए मोर राष्ट्रीय पक्षी है, लेकिन पुराने जमाने में देखिए कि मोरों को लोग घर में पालते थे। जिस तरह एक खास काल रहा है जिसमें कबूतर या जिसमें सुग्गे, तोते, मैना आदि घर के पालतू चिड़िया के रूप में रखे जाते हैं। इनका बार बार कहीं भी आपने उत्तर रामचरितम के प्रथम अंक में भी आपने पाया होगा, जहां पर राम कहता है कि अपने घर के पालतू चिड़िया की तरह मैं सीता को किसी बहेलिए के हाथ सौंप रहा हूं, तो वहां पर भी पालतू चिड़िया की ओर संकेत है। और भी अन्यत्र आप देखेंगे कि जो हंस आदि का संकेत हमें मिलता है, या जो नायिकाएं होती है वो पशु पक्षियों से बात कर रहे होते हैं। हाँ, अभिज्ञान शाकुंतलम में पालतू भाव नहीं प्राप्त होता है, अभिज्ञान शाकुंतलम में वहां पर उन्मुक्त पशु पक्षियों का वर्णन है। मेरा कहना केवल यह है कि मृच्छकटिकम कालीन समाज में मोर आदि जो पक्षीगण होते थे वो पालतू होते थे, उनको पाला जाता था। इसलिए यहां पर वर्णन किया गया है कि जो पालतू मोर हैं उन्होंने उस बादल, उमड़ते घुमरते बादल को देखा। अब आगे देखिए दूसरी पंक्ति कहता है हंसैर युयासुभिरपाकृत उन्मनस्कैः, उन्मनस्कैः हंस युयासुभिः हंसैः अपाकृतम। अब देखिए जियासु, जो जाने का इच्छुक है, जो जाने वाले हैं, ऐसे उन मनस्क हंसों के द्वारा दूर कर दिए गए, अपाकृतम हटा दिए गए। अब इस भाव को समझिए भाई, हिंदी के अनुवाद, शब्दों के अनुवाद मात्र से हम विषय विश्लेषण नहीं करते। यानी जो बारिश के कारण हंस आदि हैं, जो जाने की इच्छा धारण किए हुए हैं, वो उन मनस्कई है, मतलब अन्य मनस्कता की स्थिति में, यानी जाए ना जाए ऐसी स्थिति में वे क्या है, वे भी वहां से अपाकृतम अर्थात निकल गए। क्योंकि हंस सरोवर में रहते हैं, बारिश के आने के कारण हंस भी अपने अपने घर की ओर या अपनी अपनी जो शेल्टरिंग है, जो जगह है, वहां पर चल पड़े। आकालिकम सपदि दुर्दिनम दुर्दिनमंतरीक्षम उत्कंठितस्य हृदयम च समम ऋणद्रुणद्धि। कह रहा है दुर्दिनम अंतरिक्षम आकालिकम दुर्दिनम, बिना समय के आए हुए जो ये बारिश है, शीघ्र ही अंतरिक्षम रुणद्धि, पूरे के पूरे आकाश को ये जो बादल जो है वो देखने से रोक लेता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की उत्कंठितस्य हृदयम, जो उत्कंठा को प्राप्त, आकुलता और व्याकुलता को जो प्राप्त प्रेमी हृदय है, वे प्रेमी हृदय जो है वे उनके हृदय को रोक लेते, प्रेमी हृदय को रोक लेते हैं। तो मित्रों, ये एक प्रथम पद्य है, इसका विश्लेषण, इसकी विवेचना और इसके बाद के पद्यों को अक्षरशः हम आगे कंटिन्यू जारी रखेंगे। अभी आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।